हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलन जियोग्राफी यूजीसी नेट जीआर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं जियोमॉर्फोलॉजी और इसी क्रम में आज हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी का दूसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला टॉपिक क्या है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज दूसरा लेक्चर जियोमॉर्फोलॉजी का। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं थ्योरीज ऑफ लैंडस्फॉर्म डेवलपमेंट की, यानी जो स्थलाकृतियां हैं, लैंडस्फॉर्म हैं, उनके विकास की कौन कौन से सिद्धांत हैं और किन विद्वानों ने सिद्धांत दिए हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला सिद्धांत है जिसमें हम बात करेंगे आज डेविस के बारे में, जियोमॉर्फिक थ्योरी ऑफ डेविस। ठीक है, कि डेविस ने लैंडफॉर्म से संबंधित जो अपना जियोमॉर्फिक थ्योरी दिया था, भूआकृतिक सिद्धांत दिया था, वो क्या दिया था। ठीक है, तो विद्वान डेविस महोदय जो है अमेरिकन जियोमॉर्फोलॉजिस्ट थे। कहाँ के रहने वाले थे? ये अमेरिका के रहने वाले थे और बहुत बड़े विद्वान हुए। अमेरिकन जियोमॉर्फोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 1899 में अपनी थियरी दिया और उसका नाम था जियोग्राफिकल साइकिल, यानी भौगोलिक चक्र। तो 1899 में इन्होंने भौगोलिक चक्र की संकल्पना दी और इसी नाम से अपना क्या किया, मॉडल प्रस्तुत किया। इन्होंने जो ये संकल्पना दी थी वो किस बुक में दी थी? उसका नाम था जियोग्राफिकल एस्से। उसका क्या नाम था? जियोग्राफिकल एस्से। ठीक है, और अमेरिका में इन्होंने एक प्रांत है मोन्टाना स्टेट, ठीक है, वहीं पर उसी स्टेट में इन्होंने क्या किया था, अपना रिसर्च का काम किया था। यानी जो भी इन्होंने अपना मॉडल पेश किया था, तो वो मॉडल जो इन्होंने पेश किया था वो कहाँ पे बेस्ड था? वो मोन्टाना स्टेट पे बेस्ड था। इसको भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, क्योंकि यूजीसी लगभग 50 बार इसको क्या कर चुका है, पूछ चुका है। आपको जो भी यहाँ पर स्लाइड में लिखा गया है, एक एक शब्द पे आपको बारीकी से ध्यान रखना है, क्योंकि ये स्लाइड बहुत ही कंसाइज बनाई गई है और बहुत ही सॉलिड बनाई गई है। इसलिए आपको क्या करना है, बहुत ही अर्जुन की तरह जो है निगाहें इस स्लाइड पे जमाए रहना है। ठीक है, वरना अगर आपको चिड़िया की आंख के अलावा अगर आपको पेड़ पौधे और पत्तियां दिखी तो वहीं पर आप लोग धराशायी हो जाएंगे, ये आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, तो ये कौन थे? ये अमेरिकन जियोमॉर्फोलॉजिस्ट थे और इन्होंने 1899 में जियोग्राफिकल साइकिल यानी भौगोलिक चक्र के बारे में बताया, यानी भौगोलिक चक्र नाम से अपना थ्योरी प्रस्तुत किया। किस बुक में? जियोग्राफिकल एस्से में। इन्होंने बताया कि जियोग्राफिकल साइकिल यानी भौगोलिक चक्र क्या होता है। उन्होंने बताया कि साइकिल इज अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग व्हिच एन अपलिफ्टेड लैंड मास अंडरगोज इट्स ट्रांसफॉर्मेशन बाय द प्रोसेस ऑफ लैंड स्कल्पचर एंडिंग इनटू लो फीचरलेस प्लेन और पेनी। इन्होंने बताया कि जो आपका जियोग्राफिकल साइकिल है यानी भौगोलिक चक्र है, वो समय की वह अवधि है जिसमें क्या होता है कि कोई लैंडफॉर्म्स, ठीक है, किसी भी लैंडफॉर्म का क्या होता है, उत्थान होता है। उसके बाद वह अपर्दन के विभिन्न प्रक्रमों से गुजरकर अंत में क्या बन जाता है, समतल विहीन मैदान के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यही यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि लो फीचरलेस प्लेन और पेनी प्लेन, यानी जो भौगोलिक चक्र को इन्होंने कैसे बताया कि भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है जिसमें कोई स्थलाकृति का क्या होता है, उत्थान होता है। उसके बाद क्या होता है, उत्थान के बाद अपर्दन के विभिन्न प्रक्रमों मतलब चाहे वायु के द्वारा या ग्लेशियर के द्वारा या कास्ट के द्वारा, मतलब अपर्दन के विभिन्न प्रक्रमों से क्या होता है, ये गुजरता है। ठीक है, किसी भी प्रक्रम से गुजर सकता है। तो अपर्दन के विभिन्न प्रक्रमों से गुजरकर अंत में क्या हो जाता है, आकृति विहीन मैदान के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसको इन्होंने क्या कहा था लास्ट में, पेनी प्लेन। क्या कहा था? पेनी प्लेन। यही क्या कहा था, इसी को बोलते हैं भौगोलिक चक्र। ठीक है, इन्होंने बताया कि किसी भी स्थलाकृति का निर्माण अपने आप ऐसे अचानक से नहीं हो जाता है, ठीक है, बल्कि उसका एक क्या होता है, एक ऐतिहासिक क्रम होता है जिसमें वो क्या है, विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। आगे हम देखेंगे, जैसे कोई जो है मनुष्य है, ठीक है, तो पहले उसका क्या होता है, जन्म होता है, उसके बाद वो थोड़ा युवा होगा, ठीक है, युवा के बाद प्रौढ़ावस्था में जाएगा, प्रौढ़ावस्था के बाद वृद्धावस्था में जाएगा, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। यानी तो उसी आधार पे इन्होंने क्या किया, स्थलाकृतियों को भी देखा और इन्होंने बताया कि स्थलाकृतियां भी ऐसे क्या होती हैं, उत्थान होगा, उत्थान के बाद विभिन्न अवस्थाओं से गुजरेगा और लास्ट में वो समतल विहीन, आकृति विहीन मैदान में परिवर्तित हो जाएगा, जिसको डेविस महोदय ने क्या कहा था, उसको कहा था पेनी प्लेन। ठीक है, तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। आई होप आप लोग ध्यान दीजिए आगे इन्होंने क्या कहा, डेविस
बहुत बड़े जियोमॉर्फोलॉजिस्ट थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा कि लैंडस्केप या लैंडफॉर्म इज अ फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम। इन्होंने क्या कहा कि जो आपका लैंडफॉर्म है वो किसका परिणाम होता है, यानी फंक्शन होता है, वो स्ट्रक्चर यानी संरचना का परिणाम होता है, प्रोसेस यानी प्रक्रम का परिणाम होता है, और टाइम यानी अवस्था का परिणाम होता है। यानी कोई जो लैंडफॉर्म अगर लैंडफॉर्म बनता है तो वो तीन चीजों का, स्ट्रक्चर, ठीक है, यानी संरचना। संरचना का अर्थ यहाँ पर यह है कि वो जो लैंडफॉर्म बना हुआ है वो किस प्रकार की शैलों से बना हुआ है, ये भी उस पर डिपेंड करेगा। यानी ये आपका जो है कोई मान लीजिए कि धरातलीय स्वरूप है, ठीक है, कोई भी धरातलीय स्वरूप है। अब ये लैंडफॉर्म बनेगा या नहीं बनेगा, ये पहली बात किस पे डिपेंड करेगा, स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा। यानी ये किस प्रकार की शैलों से बना हुआ है, अवसादी शैल से बना हुआ है, मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है, कि आपकी इग्नियस रॉक से बना हुआ है। पहली बात इस पे डिपेंड करेगा। दूसरी बात प्रोसेस पे डिपेंड करेगा कि इस पे कौन से प्रक्रम कार्य कर रहे हैं, इस पे नदी प्रक्रम कार्य कर रहा है, इस पे ग्लेशियर कार्य कर रहे हैं, या इस पे कास्ट कार्य कर रहा है, मरीन कार्य कर रहे हैं। कि दूसरा किस पे डिपेंड करेगा, प्रोसेस पे डिपेंड करेगा। और तीसरा टाइम, यानी उसे क्या होना पड़ेगा, विभिन्न अवस्थाओं से होकर क्या होकर गुजरना पड़ेगा। यानी जो आपका लैंडफॉर्म होता है, स्थलरूप होता है, वो किसका परिणाम होता है, स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम। इसी को क्या कहते हैं, ट्रायो ऑफ डेविस, यानी डेविस का त्रिकट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डेविस का त्रिकट यानी ट्रायो ऑफ डेविस, ठीक है। अब इन्होंने इतनी बातें बताई कि लैंडफॉर्म कैसे बनता है, तो इसके इन्होंने ये जो ये बातें बताई थी, ठीक है, ये इन्होंने सैद्धांतिक रूप में बताई थी। व्यवहारिक रूप में ऐसे जो कोई सिद्धांत बनाया जाता है तो उसका व्यवहारिक रूप होता है, लेकिन जितना सैद्धांतिक होता है उतना व्यवहारिक नहीं होता है। इसीलिए हमें क्या करनी पड़ती है, कुछ मान्यताएं माननी पड़ती हैं। क्या माननी पड़ती हैं, मान्यताएं माननी पड़ती हैं। तो इन्होंने भी क्या किया, कुछ अजम्पशन लिया, कहा भैया ऐसा है कि जब ये मान्यताएं आप बताए हैं, ये मान्यताएं रहेंगी तभी हमारा सिद्धांत लागू होगा। अगर ये मान्यताएं नहीं रहेंगी तो हमारा सिद्धांत लागू नहीं होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि इन्होंने मान्यताएं कौन कौन सी बताई। इन्होंने पहला बताया कि लैंडफॉर्म आर द इवॉल्व प्रोसेस जेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। इन्होंने ये बताया कि जो कहीं पर लैंडफॉर्म का निर्माण होता है उसमें दो प्रकार के बल कार्य करते हैं, एक इंडोजेनेटिक यानी धरातल के अर्थ, ये मान लीजिए आपका धरातल है तो धरातल के आंतरिक भाग से कोई बल कार्य करेगा, उसको इंडोजेनेटिक बताया। और एक इसके ऊपर वायुमंडलीय बल, इसके जो धरातल के ऊपर यानी ऊपरी जो आपका बल है वो कार्य करेगा, उसको बताया इन्होंने एक्सोजेनेटिक। यानी कोई लैंडफॉर्म है वो इंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक इन दोनों फोर्सों के का है परिणाम है, यानी इसका क्या है, रिजल्ट है। दूसरा इन्होंने बताया कि इरोजन डज नॉट स्टार्ट अंटिल द अपलिफ्टमेंट इज कंप्लीट, ठीक है। इन्होंने ये बताया कि ऐसा है भैया कि आपका जो ये इरोजन है यानी अपरदन तब तक नहीं शुरू होता है जब तक कि उत्थान समाप्त नहीं हो जाता है। यही पर इन्होंने गलती की, आगे हम देखेंगे, ठीक है। इन्होंने ये कहा कि कोई लैंडफॉर्म अगर जो है अपलिफ्टमेंट हो रहा है, यानी जब लैंडफॉर्म बन रहा है तो इन्होंने बताया कि अगर कहीं पर उत्थान हो रहा है तो यहाँ पर अपरदनात्मक शक्तियां यानी जो प्रोसेस है वो तब तक नहीं शुरू होंगे जब तक ये उठना क्या है, अपलिफ्टमेंट होना बंद नहीं हो जाएगा, ठीक है। ये मान्यता इनकी है, ये मान्यता रहेगी तभी ये लागू होगा। आके हम देखेंगे कि मान्यता इनकी जो है, ये जो बातें इन्होंने कही थी गलत कही थी, ठीक है, क्योंकि प्रकृति किसी का इंतजार नहीं करती है, ठीक है। क्या होता है अभी आपने देखा एक रूपतावाद में कि हट्ट ने बताया था कि सारी चीजें साइक्लिक फॉर्म में होती है, यानी सारी चीजें होती रहती हैं, कोई चीज रुकता नहीं है, ठीक है। तो ये मान्यताएं इन्होंने बताई, हमको इनकी मान्यताएं हुबहू क्या करनी है, पढ़ लेनी है, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता आपको नहीं है, क्योंकि ये बात कोई भी बात जो हम बता रहे हैं हम नहीं कह रहे हैं, ठीक है, या आप नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये कौन कह रहे हैं, डेविस महोदय कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं, डेविस जी कह रहे हैं, इसलिए इनकी बात हमें माननी पड़ी, पढ़ रहे हैं। देख लेते हैं आगे इन्होंने क्या कहा। आगे इन्होंने कहा कि स्ट्रीम्स इरोड देयर वैलीज रैपिडली डाउनवर्ड अंटिल द ग्रेडेड कंडीशंस अचीव्ड। इन्होंने कहा कि नदियां जो है तब तक अपरदन करेंगी जब तक क्या होगा कि वो बेस लेवल को प्राप्त नहीं कर लेती हैं। यानी हर का जो अपरदन कर नदी जो फ्लो होती हैं, ठीक है, वो इरोजन का कार्य करती है, अपरदन का कार्य करती हैं, तो वो तब तक अपरदन करेंगी जब तक ये बेस लेवल नहीं प्राप्त हो जाता है। यानी हर चीज का बेस लेवल होता है, ठीक है, समुद्र तल से लिया जाता है। तो
इस बेस लेवल से नीचे वो अपर्दन नहीं कर पाएंगी, क्योंकि वहां तक पहुंचते पहुंचते इनकी एनर्जी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। एक बात ये भी आपको याद रखना है कि डेविस महोदय का जो बेसिकली इनका जो आपको मॉडल बताया जा रहा था, ठीक है, इसका संबंध रिवर से था, यानी नदी को इन्होंने उठाया था और नदी के आधार पर ही इन्होंने क्या किया था, अपने मॉडल की व्याख्या की थी, ठीक है, यानी सभी प्रक्रमों को इन्होंने ही शामिल किया, बताया तो, लेकिन जो इन्होंने व्याख्या किया था अपने मॉडल में वो नदीय प्रक्रम था। इसको भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, और इन तीनों एजम्पशन को ध्यान रखना है। ये जब एजम्पशन आप ध्यान रखोगे, ठीक है, तो इसी के आधार पर इनकी क्या करेंगे, हम मॉडल की व्याख्या करेंगे। तो इतनी बातें इन्होंने अपने मॉडल के बारे में बताई कि आपका जो लैंडफॉर्म क्या होता है, किसका परिणाम होता है, स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम। टाइम का मतलब यहाँ अवस्था से है, तो स्ट्रक्चर के बारे में आप जान लिया, प्रोसेस के बारे में जान लिया कि प्रोसेस भी कार्य करेगा, और टाइम यानी अवस्था के आधार पर अवस्था को भी आपने जान लिया। अब आगे देखते हैं कि इन्होंने मॉडल में अपने क्या बात की थी, ठीक है, इनका मॉडल हम देखते हैं। चलिए, ठीक है, मॉडल इनका देखते हैं। तो जब इन्होंने बताया कि ये कितने अवस्थाओं, इन्होंने जब अवस्था की बात की तो उन्होंने बताया कि कोई स्थलाकृति है वो 3 अवस्थाओं से गुजरती है, ठीक उसी प्रकार से जैसे ह्यूमन भी 3 अवस्थाओं से गुजरा। जैसे उसका जन्म हुआ, जन्म होने के बाद वो युवा हुआ, युवा के बाद प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था बाद वृद्धावस्था, उसके बाद समाप्त हो गया। तो वैसे इन्होंने बताया कि कोई भी जो स्थल लूप है वो 3 अवस्थाओं से होकर गुजरता है, ठीक है। चलिए, कौन कौन सी अवस्थाएं इन्होंने बताए। पहले उन्होंने बताया यूथ स्टेज यानी युवावस्था, दूसरा इन्होंने बताया मैच्योर स्टेज यानी प्रौढ़ावस्था, और तीसरा इन्होंने बताया ओल्ड स्टेज यानी वृद्धावस्था, ठीक है। तो आइए इनका मॉडल देखते हैं। आपको यहाँ पर एक एक्स वाई एक्सिस पे एक लाइन दिखाई दे रही होगी, जिसको उन्होंने बताया कि ये हाइट है, और एक लाइन उन्होंने नीचे शो किया है, ये एक्स एक्सिस, इस पे इन्होंने दिखाया है टाइम यानी अवस्था की बात की है। किसकी बात की है, अवस्था की बात की है, ठीक है। इन्होंने बताया कि यहाँ पर कोई लैंडफॉर्म है, तो जो ये वाली ऊपर वाली आपको लाइन दिख रही है इसको बोलते हैं यूसी यानी अपर कर्व, ठीक है, और जो ये आपकी लोअर वाली लाइन बोलते हैं इसको बोलते हैं एलसी यानी लोअर कर्व। ध्यान रखना है, यहाँ जो आपको दिखाया जा रहा है ये वाला लाइन, ये है बेस लेवल यानी सी लेवल दिखाया गया है। यानी कोई भी नदी यदि अपर्दन करना चाहिए, मान लीजिए आप दिमाग में बनाइए कि कोई स्थल लूप है, ठीक है, तो अगर कोई नदी अपर्दन करना चाहेगी भी तो इससे नीचे नहीं कर सकती, क्योंकि इसके नीचे देखिए पहुंचते पहुंचते पूरा स्थल लूप क्या हो गया, गायब हो गया, और रिवर जहां इतने हाइट पे थी, चोटी पे थी, वो आकर मैदानी भाग के में प्रवेश कर गई और लास्ट में समुद्र में मिल जाएगी। तो ये हो गया आपका बेस लेवल, और ये हो गया आपकी ऊंचाई। ये जो आपका हो गया यहां से लेकर ये पूरी यानी बेस लेवल से लेकर यहां तक की जो ऊंचाई है, ठीक है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट हाइट। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट हाइट। इस भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। और यहां से लेकर यहां तक यानी ये वाला जो भाग है इसको अगर एब्सोल्यूट में से माइनस कर देंगे, ये वाला भाग मान लीजिए इसको मानते ए, इसको मान लेते हैं बी, ठीक है, यानी ए एच में से यानी ए बी वाला भाग निकाल देते हैं तो बचेगा कितना, बचेगा आपका यहां से यहां तक। तो इस वाले पॉइंट को जो डेविस महोदय थे उन्होंने कौन सा, उन्होंने बोला, इसको बोला रिलेटिव हाइट यानी सापेक्षिक ऊंचाई, या रिलेटिव रिलीफ बोल सकते हो आपको, सापेक्षिक ऊंचाई। यानी यहां से लेकर बेस लेवल तक की ऊंचाई को उन्होंने बताया कि एब्सोल्यूट है, क्योंकि इसका किसी से तुलना तो हो नहीं रहा है। बेस लेवल से जब कोई चीज लेते हैं तो एब्सोल्यूट होता है, और उसके बाद में यानी यहां से यहां तक है, ठीक है, यानी अपर कर्व से लोअर कर्व के बीच की जो हाइट है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिलेटिव रिलीफ या रिलेटिव हाइट। अब चलिए आगे देखते हैं। इन्होंने बताया, ये अपनी मान्यता में इन्होंने ये बताया था, ध्यान रखना है कि अपर्दन तब तक नहीं शुरू होगा, ठीक है, जब तक उत्थान समाप्त नहीं हो जाएगा। तो ये मान लीजिए लैंडफॉर्म है, ये अभी उठ रहा है, ठीक है, ये अभी क्या हो रहा है, उठ रहा है, पहुंच गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ के इसके पहले वाला जो पोर्शन है इसको इन्होंने अपने मॉडल में मतलब अपर्दन में शामिल नहीं किया, और इसको बताया कि इस अवस्था को उन्होंने बताया उत्थान से पूर्व की अवस्था। इन्होंने बताया कि ये क्या है, उत्थान से पूर्व की अवस्था है, आपको ध्यान रखना है। जब ये यहाँ पहुंच जाएगा तब इन्होंने कहा कि अब उत्थान क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ से क्या स्टार्ट होगा, अपर्दन स्टार्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है अपलिफ्ट स्टॉप, यानी यहाँ पर जो लैंडफॉर्म है उसका उठना बंद हो गया। अभी तक ये उत्थान की पूर्व की अवस्था थी, अभी यहाँ पर उत्थान नहीं हो रहा था। जैसे मान लीजिए ये लैंडफॉर्म था कोई, ठीक है,
ये कोई धरातलीय स्वरूप था, ठीक है। तो इन्होंने इतने वाले भाग को ये बताया कि अभी तक ये भी उत्थान इसमें शुरू नहीं हो रहा है। उसके बाद यहाँ से क्या शुरू हो गया, उत्थान शुरू हुआ और यहीं पर आके क्या हो गया, अचानक से खत्म हो गया, यानी ऐसे बाद में क्या हुआ, उत्थान स्टार्ट हुआ। तो यहाँ से क्या हुआ, उत्थान स्टार्ट हुआ। अब जब ये उत्थान समाप्त हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, अब शुरू होगा अपर्दन, क्योंकि इनकी मान्यता है कि अपर्दन तब तक नहीं शुरुआत होगा जब तक उत्थान समाप्त नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, अपर्दन स्टार्ट हो गया। आपको मैंने बताया कि इन्होंने नदी के बारे में बात की, तो यहाँ पर नदी अपर्दन की हम क्या करेंगे, बात करेंगे। और जो यहाँ से यहाँ तक का भाग है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का भाग, तो इन्होंने कहा कि ये फर्स्ट स्टेज में है, यानी मतलब अभी क्या हुआ, इसका उत्थान हुआ है। और किस स्टेज में है, ये यूथ स्टेज में है। किस स्टेज में पहुंच गया है, यूथ स्टेज में। तब जब कोई लैंडफॉर्म यूथ स्टेज पे है, मान लीजिए कोई पर्वत है, यूथ स्टेज है, इसका देखिए स्लोप बहुत ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पर छोटी छोटी नदियां बनना स्टार्ट होती हैं और इसकी कई सहायक नदियां होती हैं और धीरे धीरे ये क्या होती है, बड़ी धारा का रूप ले लेती हैं। जब बड़ी धारा का रूप ले लेंगी, इनके पास स्लोप भी ज्यादा है और इनके पास क्या है, फ्लो भी ज्यादा है, जल भी ज्यादा है, तो इनके पास काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा रहेगी। तो ये बहुत तेजी के साथ क्या करेंगी, वर्टिकल इरोजन करेंगे। क्या करेंगी, वर्टिकल इरोजन करेंगे। इरोजन दो प्रकार से होता है, एक होता है ऐसे डायरेक्ट इरोजन, ठीक है, एक होता है क्षैतिजीय। जैसे मान लीजिए कोई लैंडफॉर्म है, ठीक है, एक हो गया कि ये ऐसे सीधे इरोजन कर रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि ये एक सीधे इसका जो है पर्दन हो गया। एक हो रहा है कि क्षैतिजीय पर्दन होता है, यानी ऐसे ऐसे पर्दन होता है, तो उसको बोलते हैं क्षैतिजीय पर्दन। तो अभी नदियां जब यूथ स्टेज में होती हैं तो कौन सा पर्दन होता है, इरोजन होता है। तो आप देख रहे होंगे कि नदियां ऐसे आ रही हैं और ये इरोड करते हुए आ रही हैं, यानी आपका जो लैंडफॉर्म है उसको ऐसे सीधे काट रही हैं। अभी ऐसे जो इसका तिरछा बोलते हैं, बोल सकते हो, यानी लेटरल रूप में नहीं काट रही है, बल्कि वर्टिकल रूप में भी क्या कर रही हैं, इस लैंडफॉर्म पे क्या कर रही हैं, काट रही हैं ऐसे, ठीक है। ये ऐसे आ रही नदियां, ऐसे काट रही हैं। तो इसमें यहाँ पर कौन सी स्थलाकृति का निर्माण हो रहा है, बी आकार की घाटी का निर्माण हो रहा है। यानी यूथ स्टेज में कौन सी घाटी का निर्माण होगा, बी आकार की घाटी का निर्माण होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका यूथ स्टेज है, तो यूथ स्टेज है, वहां पर जो ये आपका एब्सोल्यूट हाइट है, ठीक है, एब्सोल्यूट हाइट में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। एब्सोल्यूट हाइट कौन सा है, यहां से लेकर यहां तक की ऊंचाई, क्योंकि अभी क्या है, नदियां वर्टिकल इरोजन कर रही है, यानी अगर इसमें ऐसे इसको काट दिया जाए तो जो इसकी हाइट है इसमें कोई परिवर्तन अभी नहीं हो रहा है। इसीलिए बताया गया है कि पहले क्या होगा, एब्सोल्यूट हाइट में कोई परिवर्तन नहीं होगा और क्या होगा, बी शेप की क्या बनेगी, वैली बनेगी, ठीक है। साथ ही साथ इसमें आगे वाटरफॉल भी बनेगा और कुछ रैपिड भी बनेंगे। क्या बनेंगे, रैपिड भी बनेंगे। तो देखिए यहाँ पर नदियां आपको बताएं कि भाई यूथ स्टेज में है, पर्वत अभी यूथ स्टेज में है, ठीक है, नदी अपनी किस अवस्था में है, यूथ स्टेज में है। तो इसको स्लोप भी मिल रहा है, वाटर भी ज्यादा है, तो वर्टिकल इरोजन कर रही है, इसलिए कौन सी घाटी बन रही है, यू आकार की घाटी बन रही है। आपको यहाँ पर एक शब्द लिखा होगा कि यूथ स्टेज में ये आपको घटनाएं बताई जा रही है कि यूथ स्टेज में कौन कौन सी घटना होती है। यूथ स्टेज में घटना यहाँ पर जो एंट्रोपी होती है वो क्या होगी, मिनिमम होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना, अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा है, इस बार हो सकता है एग्जाम में आपके पूछ ले, क्योंकि एनटीए का निगाह यहीं पर हमें हमारे अनुसार बना हुआ है कि एंट्रोपी इसमें मुख्य होता है। आपका फर्स्ट स्टेज है यानी यूथ स्टेज है, उसमें जो एंट्रोपी होगी वो क्या होगी, मिनिमम होगी। एंट्रोपी का मतलब क्या होता है, एंट्रोपी को हम अलग अलग विषयों में अलग अलग जो है रूपों में पढ़ते हैं। आप थर्मोडायनेमिक्स में इसका कुछ दूसरा मीनिंग होगा, ठीक है, और जो है साइंस में अन्य सब्जेक्ट में और ह्यूमैनिटीज में इसका कुछ दूसरा मतलब होता है, ठीक है। तो एंट्रोपी का मतलब क्या होता है, एंट्रोपी का मतलब होता है अव्यवस्था की माप करना, यानी रैंडमनेस जो होता है, कहीं पर अव्यवस्था जो होती है उसकी क्या करता है, माप करता है। या एक ऐसे कह सकते हो कि जहां पर जो इंफॉर्मेशन होता है क्या होता है, ये बहुत ही क्या होगा, कम होगा, ठीक है, क्या होगा, जहां पर बहुत ही इंफॉर्मेशन कम होगा वहां पर एंट्रोपी क्या होगी, बहुत ही ज्यादा होगी। यानी ये इंफॉर्मेशन की माप करता है, ये इंफॉर्मेशन गैदर करता है कि कहीं किसी के बारे में कितनी इंफॉर्मेशन हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे इसको सीधा सीधा ऐसे कह सकते हो कि एंट्रोपी किसकी माप करता है, अव्यवस्था की माप करता है। तो अगर आप पहले स्टेज में आए तो आपको सारी चीजें क्या है, व्यवस्थित दिख रही है। आपको यहाँ पर रिवर दिखाई दे रही है अच्छे से, आपको लैंडफॉर्म भी दिखाई दे रहे हैं कि ये वी आकार शेप का लैंडफॉर्म बन गया है। तो आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन
बहुत ही ज्यादा मिल रही है, क्योंकि सारी चीजें क्या है, व्यवस्थित है। जैसे मान लीजिए डेबिट लिखा हुआ है, ठीक है, अभी हमको ऐसे लिख दें SIBAD, तो ये क्या है, ये व्यवस्थित है नहीं है, ये व्यवस्थित नहीं है, ये क्या है, काफी ज्यादा अव्यवस्थित है। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको क्या मिल रहा है, बिल्कुल जीरो मिल रहा है, ठीक है, बिल्कुल जीरो इंफॉर्मेशन मिल रहा है। तो इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, काफी क्या हो गया, अव्यवस्थित हो गया। तो जितना व्यवस्थित रहेगा उतनी ही एंट्रोपी क्या होगी, कम होगी, और जितना अव्यवस्थित होगा, ठीक है, यानी जिसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन थोड़ा भी नहीं मिल रहा है, उतनी ही एंट्रोपी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर क्या है कि आपका व्यवस्था क्या है, बहुत ही ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर एंट्रोपी क्या होगी, मिनिमम होगी, यानी इसके बारे में आप ज्यादा से ज्यादा नॉलेज प्राप्त कर सकते हो। तो ये भी बातें हमको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। अब नदी एक स्टेज में आएगा, अब आएगा आपका मैच्योर स्टेज, यानी कौन सा स्टेज आएगा, मैच्योर स्टेज। मैच्योर स्टेज में क्या होगा कि आप देखिए ये आपका जो एब्सोल्यूट हाइट है, पहले यहाँ से यहाँ तक था, अब देखिए अगर बनाया जाए तो इसकी हाइट देखिए इतना बचा, यानी इसमें जो एब्सोल्यूट हाइट है वो आपकी क्या होने लगी है, धीरे धीरे कम होने लगी है। यानी मैच्योर स्टेज में क्या होगा कि आपका जो एब्सोल्यूट हाइट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। साथ ही साथ आपका यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि एब्सोल्यूट हाइट एंड रिलेटिव हाइट दोनों क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी रिलेटिव हाइट क्या है, आप देखे थे कि यहाँ पर जो ये यहाँ से लेकर, ठीक है, अब बेस लेवल, यानी ये आप देखिए ये बेस लेवल है, तो यहाँ से यहाँ तक आपका हो गया एब्सोल्यूट हाइट, ठीक है। और जो इसको अगर हम माइनस कर देते हैं, किससे, इससे माइनस कर देते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाता है, रिलेटिव हाइट। तो यहाँ पर एब्सोल्यूट हाइट भी कम हो रहा है और रिलेटिव हाइट भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्योंकि जो आपकी जो नदियां हैं वो अब वर्टिकल इरोजन क्या करने लगी हैं, हॉरिजॉन्टल इरोजन करने लगी है, यानी क्षैतिजीय यानी पार्श्विक अपरदन करना स्टार्ट कर देती हैं। ऐसे ऐसे नदियां अपरदन करना स्टार्ट कर देती हैं। अभी तक ऐसे ऐसे नदियां क्या कर रही थी, अपरदन कर रही थी। तो अब जब पार्श्विक अपरदन करने लगती हैं तो इसकी घटी क्या होने लगती है, लंबी होने के बजाय चौड़ी होने लगती है। क्या होने लगती है, चौड़ी होने लगती है। इसलिए एब्सोल्यूट हाइट भी आपका कम हो जाता है और रिलेटिव हाइट भी क्या हो जाता है, आपका कम हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर एंट्रोपी कैसे रहती है, मॉडरेट रहती है, क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे व्यवस्था जो है बिगड़ेगी वैसे वैसे एंट्रोपी का मान बढ़ते जाएगा। आपको यहाँ ये ज्यादा व्यवस्थित था, थोड़ी सी और बिगड़ गई, क्योंकि वर्टिकल अपरदन तो चल ही रहा था, खत्म हुआ, अब क्या होने लगा, क्षैतिजीय अपरदन होने लगा, जिसके कारण फॉर्म था, देखिए, ठीक है, इस यहाँ पर वी आकार की शेप की वैल्यू बनी थी, लेकिन यहाँ पर देखिए आप कि पार्श्विक अपरदन के कारण सारा जो लैंडफॉर्म है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इरोड हो रहा है। तो आपको जानकारी क्या मिलेगी, आपको जानकारी धीरे धीरे कम मिलेगी, और जैसे जैसे जानकारी कम मिलेगी वैसे वैसे एंट्रोपी का मान बढ़ता जाएगा। यानी यहाँ पे जो व्यवस्था थी वो ज्यादा बिगड़ गई, इसलिए यहाँ एंट्रोपी का मान क्या होगा, मॉडरेट होगा। अब तीसरी स्टेज आएगा, तीसरी स्टेज में क्या होगा कि दोनों लगभग लगभग की बहुत कम हो जाएंगे। एब्सोल्यूट हाइट देखिए यहाँ कितना, अब घटकर बहुत कम हो गया, ठीक है, और रिलेटिव हाइट भी एकदम से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये दोनों कम हो जाएगा और नदियां क्या करने लगती हैं कि नदियां कहाँ पहुंच जाएंगी, नदियां सबसे लास्ट स्टेज में पहुंच जाएंगी। यानी यहाँ पर जो स्लोप था वो भी खत्म हो गया, क्योंकि स्लोप के कारण काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो पहले स्टेज में स्लोप ज्यादा था, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी, नदियां अपरदन कर रही थी। दूसरे में स्लोप कम हुआ तो नदियां क्षैतिजीय चलने लगी। तीसरे में स्लोप एकदम से खत्म हो गया, ठीक है, एकदम से क्या हो गया, खत्म हो गया। तो नदियां अपरदन करना क्या हो गई, लगभग लगभग समाप्त कर दी है। अब केवल क्या कर रही हैं, डिपोजिशन कर रही हैं। तो लास्ट स्टेज में क्या होता है कि नदियां क्या करती हैं, अपरदन का कार्य लगभग लगभग इनका समाप्त हो जाता है। तो कुछ आपको जो है यत्र या तत्र यानी इधर उधर कहीं छोटी छोटी बस क्या मिलेंगी, पहाड़ियां मिलेंगी, और इन्हीं के बीच में जैसे समतल क्या मिलेंगे, ऊबड़ खाबड़ मैदान मिलेंगे। तो इसी पहाड़ियां जो मिलेंगी छोटी मोटी, इसी को जो है डेविस महोदय ने क्या नाम दिया था, मोनाड नाक नाम दिया, मोनाड नाक क्या दिया, नाम दिया, ठीक है। और इस तरह जो प्लेन बनता है आपका ऊबड़ खाबड़ जो बहुत समतल नहीं होता है, उसको उन्होंने क्या नाम दिया, पेनी प्लेन। तो इस प्रकार आपने देखा कि कोई स्थलरूप, जैसे मैंने बताया था कि भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है जिसमें कोई स्थलरूप क्या होता है, उत्थान होता है, उसके बाद अपरदन के विभिन्न अवस्थाओं से गुजर कर वो लास्ट में क्या बन गया, समतल विहीन यानी संप्राय मैदान बन गया। यहाँ पर ये देखिए लैंडफॉर्म, ये स्थलरूप उठा
ठीक है, इरोड हुआ और लास्ट में देखिए क्या बन गया, समतल विहीन मैदान या आकृति विहीन मैदान बन गया। इसको डेविस ने अपनी भाषा में क्या कहा, पेनी प्लेन कहा। अब देखिए यहाँ पर एंट्रोपी का मान सबसे ज्यादा होगा, एंट्रोपी का मान क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, यानी अव्यवस्था इसमें ज्यादा होगी। आप देखिए यहाँ पर बता सकते थे आकार का शेप बन रहा था, सारी चीजें सिस्टमेटिक चल रही थी, यहाँ पर कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, यानी इंफॉर्मेशन आपके पास क्या हो गई, जीरो हो गई। इंफॉर्मेशन आपके पास क्या हो गया, जीरो हो गया। और जितनी सूचनाएं आपको कम मिलेंगी एंट्रोपी का मान लगातार बढ़ता जाएगा, क्योंकि सूचनाएं कम मिल रही है, इसका मतलब अव्यवस्था है। देखिए आप यहाँ से आपको कौन सी सूचना मिल रही है, कुछ नहीं सूचना मिल रही है। तो अगर कोई सूचना नहीं मिल रही है तो अव्यवस्था क्या, इसका मतलब क्या है कि देखिए कितना अव्यवस्थित है, अव्यवस्थित है कि नहीं है। तो एंट्रोपी का मान यहाँ पर इसीलिए क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो ये रहा डेविस का मॉडल। डेविस की मॉडल में ये आलोचना की गई, सबसे बड़ी आलोचना इनकी यही रही है, जो इन्होंने कहा था कि उत्थान अपरदन तब तक नहीं शुरू होगा जब तक उत्थान क्या होगा, समाप्त नहीं होगा। यही बातें इनकी सबसे बड़ी क्या हुई, लास्ट में आलोचना साबित हुई। तो ये आज डेविस का मॉडल हमने पढ़ा, ठीक है। जो भी बातें आपको बताई गई वो ध्यान में रखना है। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर जो भी फैक्चुअल बताया गया उसको ध्यान रखना है। कंसेप्चुअल ध्यान रखना है कि एंट्रोपी किसमें ज्यादा कम होगी, किस स्टेज में किस लैंडफॉर्म का निर्माण होगा, कब आपका जो एब्सोल्यूट हाइट है वो बढ़ेगा, किस स्टेज में घटेगा। आने वाले यूजीसी नेट के एग्जाम में आपको यहाँ पे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मिलेंगे, साथ ही साथ आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो बताया गया है उसको क्या करना है, ध्यान में रखना है। बहुत ज्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना तो बहुत ज्यादा आपको इसमें विद्वान बनने की जरूरत है। बस हमको क्या करना है कि डेविस महोदय ने जो बात कही उसको क्या बता है, सामने वाले को बता देना है और सीधा बोल देना है कि भाई साहब ये बात जो कह रहे हैं हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि कौन है, डेविस महोदय हैं। आप डेविस महोदय से मिलिए, आपको अगर कोई शंका समस्या लग रही है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन में।